नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये वीडियो उन सभी युवक युवतियों के लिए है जो शादी की उम्र में पहुंच चुके हैं और शादी करना चाहते हैं। उन युवक युवतियों के लिए भी है जिनकी शादी की उम्र तो हो गई है, लेकिन शादी का इंतज़ार करते करते थक गए हैं, यानी कि उम्र से थोड़ा आगे चले गए हैं शादी की। और उन युवक युवतियों के लिए भी है जो शादी कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में भय है कि मेरी शादी में क्या क्या परेशानी आएंगी या नहीं आएंगी, हमारे बीच में संबंध कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे या झगड़े फसाद होंगे, या स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि तलाक तक की नौबत आ जाएगी। तो इस टाइप के सभी समस्याएं जो शादी से पहले और शादी के बाद की हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा आपके इन सभी प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकूं, जिससे आप उसको अपनी कुंडली में देखकर उसका लाभ उठा सकें। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सविनय निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपकी कोई भी जन्म पत्रिका हो, उसमें जो है 7th हाउस को हम विवाह का भाव कहते हैं, जया भाव कहते हैं, यानी कि आपके पार्टनर का भाव। इसी से हम शादी का विचार करते हैं। अब कुंडली में सप्तम भाव, इस भाव को कहते हैं, ये भाव सप्तम भाव कहलाता है, और ये आप हैं, ये लगन कहलाता है। ठीक है, लगन कह लो या प्रथम भाव। ये शादी का भाव है सप्तम भाव, या शादी के लिए कह सकते हैं शादी भाव। ठीक है, या आपका पार्टनर का है। तो हमेशा सारा विचार इस भाव से किया जाएगा, यानी कि इस भाव की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, इस भाव का स्वामी क्या है। यानी कि हर भाव का कोई ना कोई स्वामी होता है, यानी कि उस पर कोई ना कोई गिनती 1 से 12 तक, यानी 1 से 12 तक कोई ना कोई राशि इसमें लिखी होगी। जैसे कि 1 नंबर लिखी है तो मेष राशि होगी, उसका स्वामी मंगल होता है, तो हमें मंगल पे विचार करना होगा। अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा तो वृषभ राशि आपकी बनेगी सप्तम भाव की, तो उसका स्वामी शुक्र होता है। अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा तो मिथुन राशि होगी, उसका स्वामी बुध होता है। अगर उसका 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि होगी, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। इसी प्रकार 12 तक राशियाँ आप देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो क्रम से देखिए, उनके स्वामी आपको पता रहेंगे। तो आपको जो भी यहाँ पे राशि है उसके स्वामी को भी देखना है, इस भाव को भी देखना है, और इस भाव का कारक भी होता है। हर ग्रह जो है, हर भाव का कोई ना कोई एक स्थिर कारक होता है, यानी कि उस भाव का कारक वो भी कोई ग्रह ही होता है, तो उसकी स्थिति देखनी है। तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि आपको देखना क्या है। आप जनरली स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों के लिए कुछ चीज़ें कॉमन होंगी और कुछ चीज़ें अलग होंगी, वो देखना जरूरी होता है। तो कॉमन तो सप्तम भाव तो सबके लिए ही है भाव, इसके लिए भी सप्तम भाव, इसके लिए भी सप्तम भाव देखेंगे कि कैसी स्थिति में आपकी कुंडली। इसका स्वामी
ये स्वामी भी देखेंगे, ठीक है ना, सेवेंथ का स्वामी, सेवेंथ का स्वामी, सेवेंथ भाव का स्वामी, ठीक है ना। इस जो राशि पड़ेगी उसका जो भी ग्रह होगा उसको उसका स्वामी कहते हैं। और कारक, तो कारक चाहे स्त्री हो और पुरुष, जो स्थिर कारक होता है वो शुक्र ही होता है। यानी कि शुक्र को आपको कुंडली में देखना है कि शुक्र की स्थिति क्या है, ठीक है। दोनों में शुक्र को ही लेंगे कारक के रूप में। स्त्री में जो है गुरु भी लिया जाता है, लेकिन वो चर कारक होता है, तो वह अभी मैं चाहे तो आप गुरु भी लिख सकते हैं, लेकिन गुरु क्योंकि हम आगे भी स्टडी करेंगे तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे चलिए गुरु भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें तो आपको शुक्र गुरु दोनों देखने हैं, पुरुष में केवल शुक्र देखना। तो ये तीन चीजें तो कॉमन है। इसके अलावा स्त्री में पुरुष ग्रह गुरु, सूर्य और मंगल, ये तीनों देखने हैं, और इसमें शुक्र और चंद्रमा, क्योंकि ये क्या है, स्त्री ग्रह कहलाते हैं शुक्र और चंद्रमा, ये पुरुष ग्रह कहलाते हैं। तो स्त्री के लिए पुरुष वाले ग्रह मजबूत होने चाहिए और पुरुष के लिए स्त्री वाले ग्रह मजबूत होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको स्त्री में गुरु भी देखना है, तो गुरु ऑलरेडी आप देखेंगे पुरुष, तो आप यहाँ पे गुरु हटा दें, क्योंकि डबल दो गुरु तो एक ही होगा, चाहे आप दो बार कारक के रूप में देखें चाहे अलग से देखें। तो स्त्री में क्या देखना है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, गुरु, सूर्य, मंगल, इनकी स्थिति देखनी है। और पुरुष में क्या देखना है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, और शुक्र क्योंकि दो बार आ गया है तो इसे भी एक बार ही लिख लेते हैं, और चंद्रमा। यानी कि इसमें भाव, स्वामी, कारक ये तीनों दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें गुरु, सूर्य, मंगल को ज़्यादा अच्छी तरीके से देखना, इसमें चंद्रमा को देखना। तो ये तो हमारे को क्या क्या देखना है वो है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरी शादी तो हो गई है, पहले शादीशुदा वालों की बात कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, कहीं तलाक तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन तलाक की कब होगी, या केवल झगड़े चलते रहेंगे तलाक नहीं होगा, तो उसके लिए हम अशुभ ग्रहों का होना, क्योंकि अशुभ ग्रह ही कोई गलत काम कराएंगे। अशुभ ग्रह हमारे होते हैं 5 होते हैं, सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है। तो सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, ये तीन जो है हमारे अशुभ ग्रह हैं। इन्हीं के कारण या तो लड़ाई झगड़े होंगे या सेपरेशन हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। तो इन ग्रहों को भी हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं, जैसे सूर्य हुआ, राहु हुआ और शनि, और अगर मंगल हुआ और केतु हुआ, ये दो ग्रुप हो। अब ये देखते कैसे हैं कि आपका तलाक होगा या लड़ाई झगड़े होंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर ये तीन ग्रह सूर्य, राहु, शनि, ये तीन ग्रह में से जो तीनों ग्रह हैं, अगर भाव को, सप्तम भाव के स्वामी को, या शुक्र को, या गुरु, सूर्य, मंगल में सूर्य, मंगल, अभी आप इसको छोड़िए, इन तीन को ही देखिए, क्योंकि इनको तो हम स्थिति बल देखेंगे केवल, इसमें पीड़ित होना या नहीं पीड़ित होना उससे इतना फर्क नहीं, क्योंकि इसमें तो सूर्य मंगल ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो आप सप्तम भाव का स्वामी और कारक को देखिए, अगर उन पे सूर्य, राहु, शनि की प्रभाव है, चाहे वो उस भाव में बैठे हों, उस भाव पे स्वामी के साथ बैठे हों, या उस पर दृष्टि डालने हों, या फिर शुक्र के साथ बैठे हों या शुक्र पे दृष्टि डालने,
तो ये क्या कहलाते हैं? तलाक या अलगाव लिख देते हैं, तलाक, अलगाव। क्योंकि तलाक तो एक टेक्निकल शब्द है कि आप कोर्ट में जाके तलाक लें, लेकिन अलगाव अलग रह के भी एक तरीके से वो तलाक ही है। तो अगर सूर्य राहु शनि है तो सीधे सेपरेशन करा देता है, बिल्कुल अलग करा देता है। अगर इन्हीं पे सप्तम भाव के स्वामी और शुक्र पे मंगल और केतु का प्रभाव है, तो ऐसे में झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े, कोर्ट तक केस हो सकता है। लेकिन अगर इन ग्रह का प्रभाव नहीं, केवल इन्हीं का प्रभाव है, तो आपका तलाक नहीं होगा। लड़ाई झगड़े तो अवश्य होंगे, लेकिन तलाक नहीं होगा। तो ये दिखाएगा लड़ाई और क्या, और ये मारक भी है मंगल, क्योंकि आपने सुना होगा कुंडली में मंगल दोष बना देता है, तो पार्टनर के लिए जीवन को खतरा रहता है। तो इसको मरण से भी जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन मृत्यु के लिए और चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन मरण स्थान भी कहा जाता है, यानी कि चोट चाट में बिल्कुल मरने जैसी स्थिति मारे कि वो बिल्कुल मरने जैसी स्थिति हो जाए। तो आपने समझा कि अलगाव या तलाक कब होगा? सूर्य राहु शनि के प्रभाव से ही होगा। मंगल केतु कभी भी तलाक नहीं कराते हैं अकेला, ठीक है ना। अगर दोनों का ही प्रभाव हो तो लड़ाई झगड़े भी होंगे और तलाक भी होगा, लेकिन अगर केवल मंगल केतु का ही है तो लड़ाई झगड़ों की संभावना ही ज़्यादा रहेंगी, तलाक नहीं रहेगा। और अगर मंगल केतु का होगा तो लड़ाई और साथ में मरने मराने की कंडीशन भी आ जाएगी। तो ये आप तलाक और लड़ाई झगड़े को समझे। और प्रभाव का क्या मतलब है? जैसे सप्तम भाव में ही सूर्य बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, या तीनों बैठ जाए, या कोई दो बैठ जाए। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर तीनों ही बैठे हैं तब तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो होना ही होना है तलाक, जितनी जल्दी। दो बैठ गए तब भी बहुत ज्यादा है। एक बैठ गए तो अगर वो मजबूत हुआ, बलाबल में बहुत ज्यादा हो, तो अकेला भी तलाक करा सकता है। लेकिन जनरली 2 या 3 का प्रभाव हो तो तलाक की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्रभाव कैसे देखते हैं? या तो यहीं पे बैठे हूँ, सप्तम भाव में बैठे हूँ, या सप्तम भाव का कोई स्वामी है, मान लो मंगल है, सपोज मंगल यहाँ बैठा है, ठीक है, उसके साथ ही सूर्य बैठ गया, ठीक है ना, राहु बैठ गया, या फिर शनि बैठ गया, ठीक है ना, या अगर यहाँ पर मेष राशि लिखी है सपोज, ठीक है ना, तो उसका स्वामी मंगल होगा। तो मंगल मैंने यहाँ बैठा दिया और उसके साथ सूर्य राहु शनि में से 2 कोई बैठ गए, ठीक है ना, या तीनों ही बैठ गए, तो ये सेपरेशन करा सकता है। या फिर दृष्टि पड़ जाए, सूर्य मंगल यहाँ है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और शनि सपोज यहाँ है, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, सूर्य और शनि की 2 ग्रह हो गए, तब भी ये सेपरेशन करा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको भाव देखने के लिए आपको इसके अंदर बैठे हैं राहु, सूर्य, राहु या शनि, ठीक है ना, तब प्रभाव डालेंगे। या जैसे ही दृष्टि डालें वैसे इस भाव पे अगर सूर्य सामने बैठा हो तो सीधे दृष्टि डालेगा, शनि यहाँ बैठा हुआ तीसरी दृष्टि डालेगा, यहाँ बैठा हुआ तो सब साथ में दृष्टि डालेगा। यानी कुल मिला के जो भाव है उस पर दृष्टि से, युक्ति से अगर आपके में प्रभाव डालते हैं और उसके स्वामी पे ही प्रभाव डालते हैं, और शुक्र जहाँ भी बैठा हो, शुक्र कहीं भी बैठा हो, उस पर भी यही 3 ग्रह प्रभाव डालते हैं, तो आपका तलाक होने की पूरी संभावना है। और अगर इनकी दशाएं भी आ गई तब तो डेड श्योर है कि तलाक होगा ही होगा। और अगर मंगल केतु प्रभावित कर रहे हैं, ये ग्रह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तब ये लड़ाई और मारने पीटने तक का स्थिति हो जाएगी। और इन 2 में से कोई एक या एक तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और तलाक भी संभव है। तो ये तो जो शादीशुदा हैं उनके लिए स्थिति है। वहीं अगर ये अशुभ की वजह शुभ ग्रह प्रभाव डाल रहे हो, मान लो कि शुक्र है या गुरु है, वो शुभ स्थिति में, वो तो नैसर्गिक शुभ ग्रह ही हैं, और बुध और चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ ग्रह हैं, यानी कि पक्ष बली है, चंद्रमा बुध अकेला है या अच्छे ग्रहों के साथ है,
तब वो सप्तम भाव सप्तमेश पे प्रभाव डालेंगे, तब आपका जीवन अच्छा चलेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लेकिन इन ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर इनका ही प्रभाव और शुक्र का ही प्रभाव है तो लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे और कभी कभी प्यार मोहब्बत भी चलता रहेगा, जैसे सभी का आधे से ज़्यादा का चलता है। सॉरी। तो ये तो शादीशुदा वाले लोगों का था। अब जो शादी करने वाले हैं उनकी शादी किसी की लेट होती जा रही है। मान लो कोई लड़की है 30 साल की हो गई है, जनरल वैसे देश का परिस्थिति के अनुसार 30 साल मेट्रो सिटीज या शहर विदेशों में या बड़े शहरों में बहुत बड़ी ज़्यादा नहीं मानी जाती, लेकिन हिंदुस्तान में कई ऐसे परिवेश हैं जो 21-22 साल के बाद लड़की की शादी करना पसंद करते हैं और 25 तक चाहते हैं कि शादी हो जाए। तो जो 20, 21, 22 के हैं वो शादी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और शादी कब होगी। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि विलम्ब ना हो जाए या विलम्ब क्यों हो रहा है, तो इस पे भी मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। तो सर्वप्रथम जो विलम्ब के कारक ग्रह होते हैं, अगर आपके शादी हो रही है, आप शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, इसको फिलहाल बिता नहीं देते हैं और आप समझ ही गए हैं सप्तम भाव है और ये लगन है, ठीक है। तो विलंब के लिए जो ग्रह इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले शनि, राहु और गुरु, ठीक है। क्योंकि शनि बहुत ही धीरे चलने वाला मंदगामी ग्रह है, राहु भी 18 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करता है और गुरु लगभग 1 साल में परिवर्तन करता है। लेकिन गुरु क्या अभी हम आपको बाद में बताएंगे, मेन शनि और राहु। अब शनि और राहु अगर आपके सप्तम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं या सप्तमेश पे प्रभाव डाल रहे हैं या कारक पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपकी शादी को ये डिले कराएंगे। खास तौर से शनि अगर सप्तम भाव को देख रहा हो और सप्तमेश को देख रहा हो, तब यह सब मामला बहुत ज़्यादा बन जाती है, या फिर युति में हो। यानी कि शनि और राहु जो है विलंब के कारक ग्रह कहे गए हैं। गुरु भी विलंब कराता है, लेकिन गुरु के साथ कंडीशन है कि D9 चार्ट यानी नवांश में अगर सप्तम में गुरु हो, सप्तम भाव में नवांश में, तब वह डिले कराता है, वैसे नॉर्मली डिले नहीं कराता है। तो अगर शनि और राहु की दशाएं चल रही हों और वो गोचर में भी उस भाव को प्रभावित कर रहा हो, सप्तम भाव या सप्तमेश को या कारक को, तो आपको ये विलंब अवश्य कराएगा। और शादी होगी या नहीं, अभी तक तो विलंब की बात हो रही थी कि विलंब कराएगा या नहीं कराएगा। अब शादी होगी या नहीं, तो इसके लिए आपको शुक्र को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र ही शादी का मेन ग्रह है, जिसे कारक ग्रह कहते हैं, यानी कि भाग्य। क्योंकि आदमी चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन भाग्य का साथ ना हो तो वो परिणाम नहीं प्राप्त कर पाता। तो कारक क्या होता है? स्थिर कारक उस कुंडली का भाग्य है, सपोर्टर है, ठीक है। जैसे पापा हो गए आपके, मम्मी हो गई, आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो एक तरीके से आपका भाग्य ही है। तो वैसे ही सप्तम भाव या विवाह के लिए शुक्र का ठीक ठाक स्थिति में होना, एक बार को भावेश में अगर कोई दिक्कत है, शनि राहु, वो तो बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी शादी, लेकिन शादी हो या ना हो वो शुक्र पे बहुत, अगर आपका शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया, इन मैलिफिक ग्रह शनि राहु सूर्य मंगल, ठीक है,
और केतु से प्रभावित है बहुत ज़्यादा। खराब भाव में भी गया है, 6, 8, 12 भाव में गया है और उसमें बल भी नहीं है। तो समझिए कि शादी में बहुत ही मुश्किल होगी और शादी बहुत ही मुश्किल से हो पाएगी या हो सकता है ना भी हो। और दशा भी अगर आपकी लेट लाट आ रही हैं, ठीक है, तो शादी नहीं होगी, क्योंकि दशाएं भी निकल गई। तो दशा आई नहीं या पहले निकल गई तो उम्र भी आपकी उसके साथ निकल जाएगी, कोई दशा है नहीं। और शुक्र वैसे ही खराब चल है आपकी कुंडली में, तो ऐसे में शादी नहीं होती है। लेकिन इसमें कुछ चांसेस होते हैं, अगर गुरु थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, गुरु अगर सप्तम भाव को देख ले, सप्तमेश को देख ले, तब कुछ चांसेस बन जाते हैं। यानी कि गुरु भी विवाह करा सकता है। लेकिन सबसे मेन ग्रह विवाह कराने के, गुरु जो है जनरली विवाह को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन फर्स्ट जो मिलाने का, शादी कराने का काम शुक्र का ही होता है। तो अगर आपका शुक्र मजबूत है और भाव भावेश कमज़ोर भी है तो आपकी शादी भी होगी और शादी अच्छी भी चलेगी, चाहे भले ही उसमें लड़ाई झगड़े भी हों और चीज़ें जो नॉर्मली परिवार में चलती हैं वो चलती रहें। तो आपने समझ लिया कि विलम्ब कब होगा, राहु शनि की वजह से, और गुरु भी थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है। शादी होगी या नहीं, अगर शुक्र आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित है और दशाएं भी शादी की निकल गई हैं या बहुत आगे हैं, मेन जो दशाएं हैं अंतर्दशा खास तौर से किसी भी उसमें आपकी शादी की उम्र के टाइम पे नहीं आई हैं, तब आपकी शादी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो मंगल केतु का प्रभाव आपके अगर भावेश सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पे या कारक पे है, तो जो है आपकी जो है लड़ाई झगड़े सूर्य की वजह से, शनि की वजह, राहु की वजह से तो तलाक में बदल सकते हैं। और मंगल केतु का प्रभाव है इन्हीं चीज़ों पे, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और जो है आपकी लाइफ चलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।